Let's dig into that possible. You want to know what it is that runs all this? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल। और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, आज मैं आप लोगों के लिए द एंडलेस मूवी की एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूं। दोस्तों, इस मूवी की कहानी काफी इंटरेस्टिंग और कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, क्योंकि मैं वीडियो के अंत में इस मूवी से जुड़ी हुई कुछ थियरीज के बारे में भी बातें करूंगा। अब दोस्तों, अगर आप द एंडलेस मूवी को ठीक ढंग से समझना चाहते हैं तो आपको मेरी द रेजोल्यूशन मूवी की एक्सप्लेनेशन देखनी होगी, जिसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से वो वीडियो जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के एक्सप्लेनेशन को। दोस्तों, मूवी शुरू होती है जस्टिन और एरन नाम के दो भाइयों से, जो कि अपना गुजारा करने के लिए छोटे मोटे क्लीनिंग का काम करते थे। और अब उन दोनों भाइयों की बातचीत के दौरान हमें पता चलता है कि ये दोनों भाई आज से 10 साल पहले किसी यूएफओ डेथ कल्ट के मेंबर्स थे, पर किसी कारण से वो लोग 10 साल पहले उस कल्ट को छोड़ करके वहां से भाग निकले, क्योंकि एरन के बड़े भाई जस्टिन का मानना होता है कि ये मेंबर्स मास सुसाइड करने वाले हैं। और अब अगले ही सीन में एरन को एक पार्सल रिसीव होता है, जिसे खोलने पर उसे एक वीडियो टेप मिलती है। और जब जस्टिन और एरन इस टेप को प्ले करते हैं, तब वो देखते हैं कि उनमें उन्हीं के कल्ट मेंबर एना का एक गुड बाय मैसेज होता है। और ये देखने के बाद जस्टिन एकदम श्योर हो जाता है कि ये मेंबर्स मास सुसाइड करने वाले हैं। और अब इतना देखने के बाद एरन अपने पुराने कल्ट मेंबर को मिस कर रहा था और उन्हें मिलने की तय करता है, पर यहाँ पे जस्टिन इसके लिए तैयार नहीं होता है। अब दोस्तों, यहाँ पे एरन के बड़े भाई जस्टिन से उसकी कुछ खास बनती नहीं है, क्योंकि जस्टिन हमेशा उसकी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और उसकी कोई भी बात नहीं मानता है। पर इतना होने के बाद भी एरन कैंप में जाने की जिद करने लगता है, क्योंकि उसे कैंप के मेंबर और उसकी लाइफ बहुत ही ज्यादा पसंद होती है। अब इतना जिद होता देख करके जस्टिन भी इसके लिए तैयार हो जाता है और जस्टिन एरन के साथ कैंप में एक दिन के लिए जाने के लिए तय करता है। और अब अगले ही सीन में वो लोग कैंप के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में वो अपनी गाड़ी रोकते हैं। यहाँ पर उनकी बचपन की एक छोटी सी याद होती है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि आज से 10 साल पहले जस्टिन और एरन के माता पिता यहीं पे कार एक्सीडेंट में मारे गए थे। पर इस एक्सीडेंट में जस्टिन और एरन बच जाते हैं, जिसके बाद कैंप के लोग उसे अपने साथ ले गए। और अब वहाँ पे जस्टिन और एरन को एक ड्राइंग मिलती है, जिसे देख करके वो दोनों हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इस ड्राइंग को एरन ने आज से 10 साल पहले बनाया था, पर उसे देख करके ऐसा लगता है जैसे कि वो कुछ ही दिन पहले बना हो। अब ऐसा कैसे होता है, इसके बारे में हमें मूवी में आगे पता चलेगा। जिसके बाद वो दोनों तुरंत ही कैंप में पहुंचते हैं। यहाँ पे इनके कैंप का नाम होता है कैंप आर्केडिया। अब कैंप में पहुंचने के बाद हेल नाम का आदमी उनका वेलकम करता है। और अब हम देखते हैं कि हेल जस्टिन के छोटे भाई एरन को पसंद करता है, पर वो जस्टिन को किसी कारण से कुछ खास पसंद नहीं करता है। अब यहाँ पे जस्टिन और एरन कैंप के सभी लोगों को देख करके काफी हैरान थे कि वो लोग सेम उसी एज के कैसे दिख रहे हैं, जैसा कि आज से 10 साल पहले थे। जहाँ पे जस्टिन और एरन हेल से सवाल करते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, जिसपे हेल का कहना होता है कि वो लोग यहाँ पे हेल्दी लाइफस्टाइल जीते हैं। और अब यहाँ पहुँचने के बाद एरन बहुत ही ज्यादा खुश होता है और वो कैंप के लोगों से मिलने के लिए निकल जाता है। वहीं अगले ही सीन में हेल जस्टिन को लेकर के एक रूम में आता है। और वहां पहुंचने के बाद जस्टिन देखता है कि वहां पर एक मैप होती है, जिसमें ढेर सारे सर्कल्स बने होते हैं। यहाँ पे हेल का कहना होता है कि ये सारे सर्कल्स टाइम डोम को दिखाते हैं और कैंप आर्केडिया इसी टाइम डोम में से एक है। यहाँ पे हेल जस्टिन को कैंप आर्केडिया के बारे में बहुत सारी अजीब बातें बताता है और अपने उस मिस्टीरियस गॉड के बारे में भी बताता है, जिसकी ये लोग पूजा करते हैं। और अब ये सब कुछ सुन करके जस्टिन इनकी बातों पे यकीन नहीं करता है। और अब अगले ही सीन में जस्टिन जब कैंप को एक्सप्लोर कर रहा होता है, तब उसे इस दौरान कई अजीब चीजों को नोटिस करता है। जहाँ पे कैंप आर्केडिया के लोग हर वक्त अपने मिस्टीरियस गॉड की बातें करते थे, पर जस्टिन को इस पर यकीन नहीं होता है। और अब अपने गॉड पे यकीन दिलाने
बुलाने के लिए कैंप का एक मेंबर शेन एक बॉल को लेके आता है और वो कहता है कि जब वो इस बॉल को हवा में फेंकेगा तो कैंप के गॉड इस बॉल को हवा में ही रोक लेंगे। और जब शेन वाकई में ऐसा करता है तब वो बॉल अनजान कारण से हवा में ही रुक जाती है और अब थोड़ी ही देर बाद वो जस्टिन के हाथों में आकर के गिरती है। और अब ये देखने के बाद अब जस्टिन को भी लगने लगता है कि इस जगह पे कुछ तो सुपरनैचुरल जरूर है। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट हो जाती है। जिसके बाद अब अगले ही सीन में हम कैंप के लोगों को एक गेम खेलते हुए देखते हैं जिसे ये लोग द स्ट्रगल बोलते हैं। इस गेम में एक रस्सी होती है जो कि मिस्टीरियस तरीके से आसमान से नीचे आई होती है। यहाँ पे कैंप के लोगों का मानना होता है कि रस्सी की दूसरी साइड उनके गॉड हैं जो कि ये गेम उनके साथ खेलते हैं। जिसके बाद कैंप के सभी लोग ये गेम खेलना शुरू करते हैं और अब हम यहाँ पे देख पाते हैं कि जब एरॉन इस गेम को खेलता है तब वो रस्सी को आसानी से खींच पाता है, पर वहीं जब जस्टिन इसे ट्राई करता है तब रस्सी की दूसरी साइड जो कोई भी है वो उसे खींच करके गिरा देता है, जिसकी वजह से जस्टिन के हाथों पे चोट लग जाती है। अब दोस्तों यहाँ पे ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जस्टिन का छोटा भाई एरन एक तरह से कैंप की लाइफ और वहाँ के मिस्टीरियस गॉड पे यकीन कर रहा था, पर यहाँ पे जस्टिन को इन सभी चीजों पे यकीन नहीं होता है। अब दोस्तों यहाँ पर कैंप के लोगों ने अपने इस गॉड को कभी नहीं देखा था, बस उनकी अलग अलग इंटरप्रिटेशन होती है अपने उस गॉड के बारे में। जहाँ पे इस कैंप मेंबर में एक लड़की लेजी अपने इस गॉड को आसमान में एक ब्लैक शैडो की तरफ इंटरप्रेट करती है। उसका कहना होता है कि वो ब्लैक शैडो और उसकी भयानक आंखें हमेशा कैंप आर्केडिया को देख रही होती हैं। वहीं अब अगले ही सीन में हम एरन को देखते हैं। उसे कैंप में वापस आकर के बहुत अच्छा लग रहा था और ऐसा देख करके जस्टिन एक और दिन कैंप में रुकने के लिए राजी हो जाता है। जिसके बाद अब अगली ही सुबह जस्टिन और एरॉन दोनों ही लोग शूटिंग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और अब हम यहाँ पे नोटिस करते हैं कि एरॉन का निशाना हर बार मिस्टीरियस तरीके से सही लग जाता था, पर जस्टिन का निशाना नहीं लगता है। अब यहाँ पे ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एरॉन कैंप के उस गॉड में बिलीव कर रहा था, वहीं जस्टिन को इन सब पे विश्वास नहीं होता है। वहीं जब अगले ही सीन में प्रैक्टिस खत्म होने के बाद जब जस्टिन पास ही में पड़ी हुई एक बुलेट को उठा करके देखता है तो वो अजीब तरीके से मेल्ट हो गई थी, जैसे कि वो किसी दीवार से टकरा गई हो, पर वहां पर कोई भी दीवार नहीं होती है। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट हो जाती है और अब अगले ही सीन में जब जस्टिन आसपास की चीजों को ऑब्जर्व कर रहा था कि तभी उसे उसी एंटिटी के आसपास होने का आभास होता है, क्योंकि अब देखते ही देखते अचानक से तेज हवाएं चलने लगती हैं। वहीं दूसरी तरफ सूरज भी काफी तेजी से ब्लिंक करने लगता है। इतना कम नहीं था कि तभी अचानक एक पेड़ की डाली टूट करके सीधे जस्टिन के सामने गिरती है, जिससे जस्टिन बार बार बच जाता है। अब ये सब कुछ देख करके जस्टिन बहुत ही ज्यादा डर चुका था और जब वो वहाँ से आगे जाता है उसे अजीब तरीके से सर्कल में रखे हुए कुछ फोटोज मिलते हैं, जिसे देखने के बाद वो तुरंत ही हेल के पास पहुंचता है। अब यहाँ पे इन पिक्चर्स में कैंप के अलग अलग लोकेशन की फोटो होती है। हेल ये देख करके कहता है कि ये फोटोज उसे कोई और नहीं बल्कि उनके गॉड सेंड कर रहे हैं। और अब ये सुन करके जस्टिन उससे सवाल करता है कि तुम्हारा ये गॉड कौन है, जिसके जवाब में हेल का कहना होता है कि इस बात का पता तुम्हें खुद ही लगाना होगा और तुम्हें इस पिक्चर वाली लोकेशन पे जाना होगा। और अब जैसे ही जस्टिन वहां से बाहर निकलता है तब वो नोटिस करता है कि आसमान में 2 चांद होते हैं और अब यहाँ पे हेल उसे बताता है कि ये एक एटमॉस्फेरिक मिरर रिफ्लेक्शन है और जब आसमान में 3 चांद हो जाएंगे तब जाके एसेंशन होगा। अब दोस्तों यहाँ पे हेल उसी एसेंशन की बात कर रहा था जिससे जस्टिन आज से 10 साल पहले मास सुसाइड समझ करके इस कैंप को छोड़ के चला गया था। अब दोस्तों यहाँ पर ये एसेंशन क्या है इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। और अब अगले ही सीन में हम एरॉन को देखते हैं जो कि एना के साथ में होता है और तभी वो वहाँ पर एक मिररिंग इफेक्ट नोटिस करता है जो कि टाइम डोम की दीवार होती है और यही कारण था कि जस्टिन को आसमान में 2 मून दिखाई दिए थे। अब अगले ही सीन में हम जस्टिन को देखते हैं जो कि जेनिफर नाम की एक लड़की से मिलता है और वो उससे बातें करने लगता है, जहाँ पे अब जेनिफर जस्टिन को बताती है कि उसे कैंप की लाइफ कुछ खास पसंद नहीं है, वो बस यहाँ पर अपने हस्बैंड को ढूंढने आई है जो कि इसी जगह के आसपास कहीं गायब हो गया था। अब दोस्तों अगर आपने मेरी रेजोल्यूशन मूवी की एक्सप्लेनेशन देखी है तो यहाँ पे आपको पता होगा कि जेनिफर का हस्बैंड कोई और नहीं बल्कि माइक है जो कि क्रिस को ढूंढते हुए यहाँ पे आया था। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट हो जाती है और अब अगले ही सीन में हम जस्टिन और एरॉन
एरॉन को लेक के किनारे देखते हैं, क्योंकि पिछली रात हेल को जो तस्वीरें मिली थी उनमें इसी लेक का जिक्र था। और अब जस्टिन उस एंटिटी के बारे में पता लगाने के लिए तुरंत ही उस लेक में छलांग लगा देता है और जब वो अंदर जाता है तो उसे अंदर से एक बॉक्स मिलता है। और अब जस्टिन जैसे ही लेक से बाहर आने की कोशिश करता है, कोई अनजान ताकत उसे पानी में खींचने लगती है। और अब ये देख करके जस्टिन बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो तुरंत ही नाव में वापस आ जाता है। और अब जस्टिन एरॉन को बताता है कि अंदर शायद कोई क्रीचर है जो कि उसे ऊपर आने नहीं दे रहा था, पर हमें आसपास कोई भी नजर नहीं आता है। पर तभी हमें इस लेक का टॉप व्यू दिखाया जाता है, जहां से देखने पर उसे एक अनजान क्रीचर पानी में तैरते हुए नजर आता है। जिसके बाद वो दोनों तुरंत ही किनारे पर आ जाते हैं और जब वो उस बॉक्स को खोल के देखते हैं तो उसमें एक और वीडियो टेप होती है। और अब यहाँ पे जस्टिन ये सब कुछ देख करके बुरी तरह से डर चुका था और वो कैंप छोड़ने की डिसाइड करता है। पर यहाँ पर एरॉन कैंप छोड़ने से पहले आखिरी गुड बाय बोलने के लिए जाता है, जहाँ पे अब कैंप के लोग जस्टिन और एरॉन के कैंप छोड़ने की बात से बहुत ज्यादा दुखी थे, पर वो उसकी बात मान जाते हैं। पर जाने से पहले वो दोनों उस वीडियो टेप को प्ले करने की सोचते हैं, क्योंकि यहाँ पे हेल का कहना होता है कि ये वीडियो टेप उन्हें गॉड सेंड करते हैं और इसी के जरिए वो उनसे कम्युनिकेट करते हैं। जिसके बाद वो लोग उस टेप को प्ले करते हैं और अब इस टेप में हम यंगर जस्टिन और एरॉन को देखते हैं, जो कि किसी आदमी से कैंप के बारे में बता रहे होते हैं। जिसमें हम देखते हैं कि जस्टिन उस आदमी से बताता है कि ये कैंप एक यूएफओ डेथ कल्ट है और ये बात सुन करके कैंप के सभी लोगों को बहुत बुरा लगता है। अब दोस्तों यहाँ पे हमें यही पता चलता है कि जस्टिन बचपन में भी कैंप की बातों में विश्वास नहीं करता था और यही कारण था कि जब जस्टिन और एरॉन ये कल्ट छोड़ करके गए तो बाहर उन्होंने मीडिया से भी यही बताया कि वो लोग एक यूएफओ डेथ कल्ट में थे। वहीं दूसरी तरफ एरॉन को इन सभी चीजों के बारे में याद नहीं होता है, इसीलिए अब ये सब कुछ देख करके वो जस्टिन के ऊपर गुस्सा करने लगता है और वो कैंप छोड़ करके जाने से भी मना कर देता है। अब दोस्तों बात करें उस वीडियो टेप में चल रही वीडियो की, तो ये वीडियो रेजोल्यूशन मूवी का वो सीन है जहां पर माइक को 3 लोग मिलते हैं, जिसमें जस्टिन और एरॉन ही थे। जिसके बाद अब अगले ही सीन में हेल जस्टिन को ये कैंप छोड़ के जाने के लिए बोलता है और अब इतना सुनने के बाद जस्टिन तुरंत ही एरॉन को ढूंढने के लिए निकल जाता है, क्योंकि एरॉन जस्टिन से नाराज होकर के कहीं चला गया था। और अब जस्टिन एरॉन को ढूंढते हुए अपनी टाइम डोम से बाहर निकल जाता है और एक दूसरी टाइम डोम में पहुंचता है। वहां पर एक घर में जाता है। वहां जाने पर जस्टिन को एक लाश लटकती हुई दिखाई देती है और जैसे ही वो उसके पास आता है तभी अचानक वही इंसान जिंदा हालत में उसके सामने आ जाता है और इसे देख करके जस्टिन बहुत ज्यादा डर जाता है। दोस्तों इस आदमी का नाम कार्ल होता है और वो जस्टिन को बताता है कि वो यहाँ पे कई सालों से फंसा हुआ है और उसकी टाइम डोम का टाइम पीरियड 3 घंटे का होता है, यानी कि कार्ल पिछले 3 घंटों में जो कुछ भी करता है वो हर बार रिपीट होता रहता है। अब यहाँ पे कार्ल जस्टिन को उस एंटिटी के बारे में बताता है, जहाँ पे अब कार्ल का कहना होता है कि वो एंटिटी जो कोई भी है वो अपने अम्यूजमेंट के लिए लोगों को ट्रैप करती है और उनके रिएक्शन को रिकॉर्ड करती है। यहाँ पे कार्ल जस्टिन को रिवील करता है कि यहाँ के टाइम डोम का टाइम पीरियड अलग अलग तरह से चलता है, यानी कि हर टाइम डोम में टाइम अलग तरीके से काम करता है। जहाँ पे कार्ल के टाइम डोम का पीरियड 3 घंटे का होता है। अब यहाँ पे हैरानी वाली बात तो ये होती है कि पिछले लूप में घटी हुई सारी घटना कार्ल को अच्छी तरह से याद होती हैं, इसीलिए हम प्रीवियस लूप में मरे हुए कार्ल की बॉडी को आसानी से देख पाते हैं। और अब कार्ल जस्टिन को एक काम सौंपता है और वो उसे बताता है कि उसे एक और टाइम डोम में जाना होगा। वहां पर एक आदमी रहता है और उसके पास से एक गन ला करके उसे देनी होगी, और अगर जस्टिन ऐसा कर देता है तो वो एरॉन का पता उसे बता देगा, जिसके लिए जस्टिन मान जाता है। वहीं अब अगले ही सीन में हम एरॉन को देखते हैं जो कि टिम नाम के एक आदमी से बात करता है। अब यहाँ पे टिम एरॉन को कहता है कि उसे कैंप में रहने का फैसला बहुत ही सोच समझ करके लेना होगा, क्योंकि कैंप की दुनिया जैसी दिखती है वैसी वो है नहीं, और इस बात का फैसला उसे तीसरा मून निकलने से पहले करना होगा, क्योंकि अगर एक बार तीसरा मून निकल गया और उस वक्त जो भी इस कैंप में होगा वो हमेशा के लिए इसी कैंप में फंस जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे हेल जस्टिन से जिस एसेंशन की बात कर रहा था वो यही होता है, यानी कि जब आसमान में तीसरा चांद निकलेगा तब इनके टाइम डोम का टाइम भी रीसेट हो जाएगा और उस वक्त जो भी कैंप के अंदर होगा वो हमेशा के लिए इसी टाइम लूप में फंस जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इसी एसेंशन को जस्टिन आज से 10 साल पहले मास सुसाइड समझता था और इसी कारण से
वो एरॉन को लेकर के इस कल्ट से भाग गया था। और अब अगले ही सीन में हम एरॉन को देखते हैं जिसे कि 2 फोटोज मिलती हैं और एक फोटो में उसके करंट लोकेशन की पिक्चर होती है, वहीं दूसरी फोटो में एक ट्रेलर होता है। और अब एरॉन तुरंत ही उसे लेकर के हेल के पास जाता है, जहाँ पे अब हेल कहता है कि तुम्हें खुद ही उस ट्रेलर के पास जाना होगा और शायद वहां जाने पर तुम्हें तुम्हारा भाई जस्टिन मिल जाए और ये काम उन्हें थर्ड मून के निकलने से पहले करना होगा। और अब अगले ही सीन में हम जस्टिन को देखते हैं जो कि उस टाइम डोम से बाहर निकल करके एक दूसरे टाइम डोम में आता है और वहां पर वो एक घर के अंदर आता है और यहाँ पर उसकी मुलाकात क्रिस और माइक से होती है और इनकी कहानी हमने द रेजोल्यूशन मूवी में देखी है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि क्रिस और माइक भी इस टाइम लूप में फंस चुके थे, यानी कि मूवी के अंत में इनका भी लूप रीसेट हुआ था, जहाँ पे क्रिस और माइक का कहना होता है कि उसे उस एंटिटी के सामने झुकना नहीं है, क्योंकि अगर वो एक बार उनके सामने झुक गया तो वो उसकी पूरी लाइफ को कंट्रोल करने लगेगा। अब दोस्तों यहाँ पे कैंप आर्केडिया के लोग जिसे अपना गॉड बता रहे थे, उन्हें क्रिस और माइक एक मॉन्स्टर की तरह मानते थे और इनके टाइम लूप का टाइम पीरियड 7 दिनों का होता है, यानी कि 7 दिनों बाद इनका टाइम फिर से रीसेट हो जाता है। अब दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि इस टाइम लूप से निकलना लगभग इम्पॉसिबल होता है, पर क्रिस और माइक अलग अलग तरीकों को आजमाते रहते हैं ताकि वो इस टाइम लूप से बच के निकल सकें। और अब माइक जस्टिन से बात करते हुए घर के बाहर आता है और उसे एक गन देता है और अब जस्टिन के जाने के बाद माइक तुरंत ही अपने पूरे कैबिन में आग लगा देता है और अब देखते ही देखते उनका लूप एक बार फिर से रीसेट हो जाता है। पर यहाँ पे हैरानी वाली बात तो ये होती है कि क्रिस और माइक को अपने पिछले लूप के बारे में कुछ भी याद नहीं होता है, जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट होकर के सीधे एरॉन की तरफ मुड़ जाती है जो कि अपने भाई जस्टिन को ढूंढते हुए आगे जा रहा था। तभी उसकी नजर एक कैंप पे पड़ती है और जब एरॉन उस कैंप के अंदर देखता है तब उसे एक बूढ़ा इंसान 3 सेकंड के टाइम लूप में फंसा हुआ दिखाई देता है, जो कि हर बार अपनी कुर्सी से कैंप से बाहर निकलने की कोशिश करता है, पर तभी कोई अदृश्य शक्ति उसे बहुत ही बुरी मौत मारती है। अब ये सब कुछ होता देख करके एरॉन बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो तुरंत ही वहां से निकल जाता है। वहीं अगले ही सीन में हम जस्टिन को देखते हैं जो कि उसी ट्रेलर वाली लोकेशन पे पहुंच गया था जिसकी फोटो एरॉन को कुछ देर पहले मिली थी। अब हम यहाँ पे यही समझ पाते हैं कि वो एंटिटी इन्हें जहाँ ले जाना चाहती थी ये लोग वहीं जा रहे थे, क्योंकि अब देखते ही देखते एरॉन भी वहाँ पे पहुंच जाता है। और अब जस्टिन और एरॉन उस ट्रेलर की जांच करते हैं, वहाँ पर उन्हें कोई भी नहीं मिलता है, बस वहाँ पे उन्हें एक नोट दिखाई देता है। अब दोस्तों यहाँ पर ये ट्रेलर किसी और की नहीं बल्कि आर्कियोलॉजिस्ट प्रोफेसर बायरन की होती है, जिसे कि हमने द रेजोल्यूशन मूवी में देखा था। अब ये सब कुछ चली रहा था कि तभी अचानक से पास ही में रखा हुआ एक प्रोजेक्टर प्ले हो जाता है जिसमें जस्टिन और एरॉन की करंट समय की वीडियो होती है। और अब देखते ही देखते कोई अनजानी शक्ति उस प्रोजेक्टर को दूर फेंक देती है, जैसे कि वो एंटिटी बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। और तभी हम देख पाते हैं कि वहाँ पे कई सारी टाइम डोम होती हैं, जिसके बाद अब जस्टिन और एरॉन वहाँ से निकल करके आगे चले जाते हैं। आगे जाने पर वो एक बहुत ही अजीब जगह पे पहुँचते हैं जहाँ पे ढेर सारी रहस्यमयी स्टैचूज होती हैं। और अब इसे देखने के बाद हम समझ पाते हैं कि वो एंटिटी या क्रीचर जो कुछ भी है वो यहाँ पे कई 100 सालों से मौजूद है और शायद पास्ट के लोगों ने उस क्रीचर को कभी देखा होगा, इसीलिए उन्होंने ये स्टैचूज बनाए हैं। जिसके बाद अब अगले ही सीन में जस्टिन कार्ल के पास पहुंचता है और उसे वो गन दे देता है और गन देने के बाद जस्टिन पास ही में पड़ा हुआ डोम का मैप लेकर के वहां से चला जाता है। और अब उनके जाने के बाद कार्ल एक बार फिर से गन से शूट करके अपने आप को मारने की कोशिश करता है, पर इसका कोई भी फायदा नहीं होता है, क्योंकि अब देखते ही देखते लूप एक बार फिर से रीसेट हो जाती है और कार्ल एक बार फिर से जिंदा बच जाता है और कार्ल के इस टाइम लूप को तोड़ने की ये कोशिश भी नाकाम हो जाती है। अब अगले ही सीन में जस्टिन और एरॉन एक बार फिर से कैंप आर्केडिया की तरफ निकल जाते हैं और अब जस्टिन एरॉन से कहता है यहाँ से वापस चलने के लिए, पर यहाँ पे एरॉन का कहना होता है कि वो यहीं पे कैंप में रुकना चाहता है, पर जस्टिन इसके लिए तैयार नहीं होता है और वो एरॉन को काफी समझाता है और अब बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद एरॉन मान जाता है। और जब वो लोग कैंप आर्केडिया में पहुंचते हैं तब वो देखते हैं कि अनजान कारण से पूरे कैंप में कोई भी नहीं होता है।
तभी उनकी नज़र टिम पे पड़ती है जो कि एक सीक्रेट लॉक को ओपन कर रहा था जो कि पूरी मूवी के दौरान बंद ही रहता है। और अब जस्टिन और एरॉन चुपके से उस कमरे में घुस जाते हैं और अब अंदर जाने पर उन्हें अजीब तरीके से रखे हुए ढेर सारे वीडियो टेप्स मिलते हैं जो कि 1940s के भी समय के होते हैं। और अब ये दोनों कुछ समझ पाते हैं कि तभी अचानक से वहाँ पे एक वीडियो प्ले हो जाती है जो कि पूरी मूवी में अलग अलग समय पे घटी घटना का वीडियो क्लिप होता है। और उसी दौरान टीवी पर एक अजीब सा वीडियो प्ले होता है जिसमें पूरे कैंप के लोग एक अजीब सर्कल में खड़े होते हैं और देखते ही देखते अचानक से ही गायब हो जाते हैं। अब ये सब कुछ देख करके जस्टिन और एरॉन बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और तुरंत ही बाहर आकर के देखते हैं, पर वहां आने पर उन्हें एक भी इंसान नजर नहीं आता है, बस उनके कपड़े पड़े हुए दिखाई देते हैं। इसका मतलब ये था कि इनका भी लूप रीसेट हो चुका था। और अब ये सब कुछ देख करके ये दोनों कुछ समझ पाते हैं कि तभी वो एंटिटी इस पूरे जगह के टाइम लूप को रीसेट करने लगती है। और ऐसा होता देख करके ये दोनों तुरंत ही अपनी कार की तरफ भागते हैं और वो कार स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, पर कार स्टार्ट नहीं होती है। इसीलिए वो दोनों तुरंत ही उसे धक्का मार करके स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एरन जस्टिन से कहता है कि कार वो चलाएगा, जिसके लिए जस्टिन मान जाता है और देखते ही देखते इनकी कार स्टार्ट हो जाती है। और अब इससे पहले कि ये लोग उस टाइम डोम में फंस पाते, वो लोग कार को तेजी से भगाते हुए उस टाइम डोम से बाहर निकल जाते हैं, जिसकी वजह से वो दोनों अब टाइम डोम में फंसने से बच गए थे। वहीं अब अगले ही सीन में हम कैंप आर्केडिया के लोगों को देखते हैं जो कि टाइम के रीसेट होने के बाद एक बार फिर से जिंदा हो गए थे और वो सभी लोग रास्ते में खड़े होकर के जस्टिन और एरॉन का इंतजार करते हैं, पर वो लोग टाइम डोम से बाहर निकल चुके थे, इसीलिए वो लोग वापस नहीं आते हैं। और ऐसा होता देख करके हैल मुस्कुराता है और वहां से चला जाता है और ये मूवी इसी के साथ यहीं पे एंड हो जाती है। अब दोस्तों पूरी मूवी खत्म होने के बाद आप लोगों के मन में कई सारे सवाल उठ रहे होंगे जिसे मैं कोशिश करूंगा अपने तरीके से एक्सप्लेन करने का। तो दोस्तों अगर हम बात करें मूवी में दिखाए उस एंटिटी के बारे में, तो हमें पता चला कि वो एंटिटी जो कोई भी है वो अपने अम्यूजमेंट के लिए लोगों को ट्रैप में फंसा करके उनकी स्टोरीज को रिकॉर्ड करती है। वहीं हमने मूवी में कई अलग अलग टाइम डोम्स को देखा जहाँ पे अलग अलग लोग अलग अलग टाइम लूप में फंसे हुए थे और इन सभी लोगों का उस एंटिटी के बारे में अलग अलग इंटरप्रिटेशन होता है। कोई लोग इसे गॉड मानते हैं, वहीं कोई लोग इसे मॉन्स्टर मानते हैं। जैसा कि कैंप आर्केडिया के लोगों की बात करें तो वो लोग इस एंटिटी को भगवान मान चुके हैं, जिसके बदले में वो एंटिटी इन्हें काफी फैसिलिटीज देता है, जैसे कि इनके टाइम डोम का टाइम पीरियड सबसे लंबा यानी कि 10 साल का होता है। वहीं हम क्रिस और माइक के टाइम डोम को देखें तो क्रिस और माइक इस एंटिटी को मॉन्स्टर मानते हैं, इसीलिए इनके टाइम डोम का टाइम पीरियड 7 दिनों का होता है। और अगर आपको याद होगा तो एक आदमी 3 सेकंड के टाइम लूप में फंसा होता है और शायद से वो इस एंटिटी में बिलीव नहीं करता है, इसीलिए वो एंटिटी उसे बहुत ही बुरी मौत मारती है। वहीं सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो लोग उस एंटिटी को भगवान मानते हैं और उसका सम्मान करते हैं, उनकी मेमोरी पूरी तरीके से इंटैक्ट होती है, यानी कि उन्हें पिछले लूप में घटी पूरी घटना याद होती है। वहीं अगर हम बात करें क्रिस और माइक के टाइम लूप की, तो टाइम लूप के रीसेट होने के बाद उन्हें कुछ भी याद नहीं होता है क्योंकि वो लोग उस एंटिटी को मॉन्स्टर मानते हैं। वहीं दूसरी तरफ क्रिस और माइक को ऐसा लगता है कि वो लोग कुछ हफ्तों से यहाँ पे फंसे हुए हैं, बल्कि रियलिटी ये होती है कि वो लोग 10 साल से भी ज्यादा वक्त से वहाँ पे फंसे होते हैं। और इस बात का पता हम जस्टिन और एरॉन के उस क्लिप से लगा सकते हैं जहाँ पे जस्टिन और एरॉन माइक को बोलते हैं कि ये एक यूएफओ डेथ कल्ट है, जो कि माइक को तब मिले थे जब वो 10 साल पहले इसी कल्ट के साथ होते हैं। वहीं मूवी के आखिर में हमने देखा कि जस्टिन और एरॉन आसानी से टाइम डोम से बाहर निकल गए, पर यहाँ पे सोचने वाली बात तो ये है कि क्या वो वाकई में टाइम डोम से बाहर निकल गए। तो यहाँ पे मेरा मानना यही है कि वो टाइम डोम से बाहर निकल गए और इस बात का अंदाजा हम इससे लगा सकते हैं कि जस्टिन एरॉन की सारी बातें मानने लगा था और उसे रिस्पेक्ट देने लगा था, क्योंकि अगर वो टाइम डोम में फंस जाते और वो लूप एक बार फिर से रीसेट हो जाता तो जस्टिन के बिहेवियर में कोई भी बदलाव नहीं आता और वो फिर एक बार एरॉन को पूरी तरह से कंट्रोल करने लगता। और अब बात करते हैं दोस्तों मूवी के सबसे बड़े सवाल की वो एंटिटी आखिर कौन हो सकता है, क्योंकि इस मूवी
मूवी में उस एंटिटी के बारे में कुछ भी नहीं दिखाया गया है, जहाँ पे मुझे इस मूवी के एनालिसिस के दौरान पता चला कि इस मूवी के डायरेक्टर जस्टिन और एरॉन HP लवक्राफ्ट के बहुत बड़े फैन हैं। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम HP लवक्राफ्ट की बात करें तो वो एक हॉरर मिस्ट्री राइटर थे और उनकी एक बुक में एक अजीब से क्रीचर कैथुलू का जिक्र होता है, जिसमें कैथुलू के एक वंशज के बारे में हमें बताया गया है जिसे हम योग सोथोत कहते हैं। अब अगर बात करें योग सोथोत की, तो योग सोथोत एक ऐसा मॉन्स्टर है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो वर्ल्ड के क्रिएशन के पहले से है और इसकी नजर हमेशा हमारे ऊपर होती है और योग सोथोत के पास कई सारी असीम शक्तियां हैं जिसकी वजह से वो सभी लोगों के भूत, वर्तमान और भविष्य को कंट्रोल कर सकता है और इसी चीज का फायदा उठा करके वो सभी लोगों को अपने ट्रैप में फंसा लेता है और अपने अम्यूजमेंट को रिकॉर्ड करता है। वहीं जो भी लोग इस एंटिटी का सम्मान करते हैं तो बदले में वो भी उनके साथ अच्छा ट्रीट करता है। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई भी इसका विरोध करता है तो वो इसे बहुत ही बुरी मौत देती है, जैसा कि हमने इस मूवी में देखा। जहाँ पे मेरा मानना यही है कि इस मूवी में दिखाया हुआ मॉन्स्टर और कोई नहीं बल्कि योग सोथोत ही है। वहीं दोस्तों इसके बारे में ये मेरी थियरी है। वहीं अगर आपको कुछ और समझ में आया हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों आई होप आपको इस मूवी से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।